अच्छा चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो आ, अब आज से जो है ना आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो जून और सितंबर की कंबाइंड हो रही होंगी, क्योंकि एक दो क्लासेस बाद फिर मैं स्टेट्स का पोर्शन स्टार्ट कर पाऊँगा और वो स्टेट्स का पोर्शन जो है वो दोनों को कंबाइन करा रहा हूँगा। सही है। मोस्ट लाइकली कंफर्म तो नहीं पता मुझे, अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बता दो। सैटरडे को क्या क्लास का कुछ है? सैटरडे की क्लास है? नहीं है? पक्का पता है? एडमिन से पूछ लिया? शायद हो सकता है, शायद हो सकता है कि आज आखिरी दिन हो। ठीक है। और फिर आप लोगों की अगली जो क्लासेस हो ना वो ईद के बाद होंगी। सही है। तो ईद के बाद जितनी भी क्लासेस होंगी, हसन, आदिल, ईद के बाद जितनी भी क्लासेस होंगी वो फिर दोनों की मैं मर्ज क्लासेस ले लूँगा। हफ्ते में दो तीन क्लासेस 3-3 घंटे की तकरीबन ले रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों के जितने भी दोस्तों ने अभी पेपर दिया है ना, आप लोगों के जितने भी दोस्तों ने अभी पेपर दिया है, कोई ऐसा आप लोगों का दोस्त होगा जिसने मार्च की अटेम्प्ट में पेपर दिया होगा, तो उससे ज़रा आप लोग ये पूछ लेना कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आई थी। सही है। क्योंकि उनके पेपर में जो जो चीज़ें आई होंगी वही चीज़ें आपके पेपर में आने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप लोग जो है वो उनसे ये चीज़ पूछ लेना। सही है। अच्छा, जो सितंबर वाले यहाँ पे 2 4 5 बच्चे बैठे हुए हो, हम लोगों ने सितंबर की क्लासेस में स्पॉट और ऑर्डिनरी एनवीटी, एनवीटी ड्यू, ये सब डिस्कस कर लिया था। परपेचुटी डिस्कस कर लिया था। सब डिस्कस कर लिया था। सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और जितने जून वाले हो उन लोगों को भी प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है। सबसे पहले जून वाले जितने भी बच्चे हो, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुकर्रम? रजी। हाँ, असाइनमेंट करा है? आधा किया? कहाँ है? निकालो। बैग के साथ चले जाओ, बाहर चले जाओ, सामने वाले रूम में जाओ। जाओ और कर और फिर आओ। कितने बजे अगली क्लास तुम्हारी? 2 बजे से 2 से 4 ना? हाँ, तो तुम बैठे रहना, मैं भी वैसे वापस ही आऊँगा। मैं एक और जगह क्लास लेकर दोबारा ही आऊँगा। तुम बताओ। जाओ। तुम बताओ। हुआ हुआ है 10? ओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, कितने क्वेश्चंस बाकी हैं? जाओ, कर आओ। तुम बताओ। सॉल्व नहीं हो रहा? अच्छा, सॉल्व नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। कहाँ है असाइनमेंट? क्या नाम है? अदील? हाँ हाँ हाँ, लेकिन असाइनमेंट कहाँ है? कब दी है? थोड़ी देर पहले। जाओ लेकर आओ। तुम्हें तो तुम दोनों को असाइनमेंट नहीं दिया था ना। तुम दोनों आगे आके बैठ जाओ, इधर आगे वाली सीट पे बैठ जाओ। तुम नासिर आगे आ जाओ। तुम मोहसिन असाइनमेंट? हाँ, दे दिया उनको। कब दिया है? अभी कितनी देर पहले? जाओ लेकर आओ। साद, असाइनमेंट? हाँ, रहता है। जाओ जाओ करो। जाओ। तुम क्या नाम है? ताहिरा। अच्छा, सही है। हाँ सही है, वो देख लेते हैं। तुम्हारा क्या नाम है? आयशा। दे दिया असाइनमेंट? फिर उनजिला। उसके बाद फिर तुम जून बैच सब। हाँ, सितंबर, सितंबर दे दिया है। क्या नाम है? एमन। कंप्लीट नहीं हुआ? क्यों? हो नहीं रहे थे या करे ही नहीं? कितने? और थे कितने? तो जो 15 सवाल थे वो सिर्फ पढ़े, एक भी समझ ही नहीं आया। बिल्कुल समझ नहीं आया आंसर से, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। हाँ, तो कुछ तो समझ आया होगा ना। कुछ कुछ भी नहीं समझ आया उनमें। कुछ भी नहीं समझ आया। रामीन, तुमने भी यही किया होगा। 5 छोड़े। अच्छा। और इसके अलावा राहिम और लुकमान।
और बाकी बच्चे नहीं हैं, चाहे ये लो लुकमान, ये असाइनमेंट सबको दे दो जिससे इसके है ना। मैं चेक करूंगा, मैं पागल हूँ क्या, कितना टाइम है मेरे पास? क्या इमरजेंसी में रजिस्टर के पेज फाड़ कर दिए है? तो पूरा तो नहीं है पूरे। जाओ बैठो, ये लो ये लो, जाओ बैठो। तो ज़रा यही वाला हैंडआउट आप लोगों के पास सॉफ्ट में मौजूद है? हैंडआउट मौजूद है ना? हैंडआउट निकालो आप लोगों के पास। ये हैंडआउट जो असाइनमेंट वाला था सबके पास है ना? अच्छा परपेचुइटी नहीं पढ़ा, सही है, चलो हैंडआउट निकालो, अभी फिलहाल हैंडआउट निकालो। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? आराम। चलो क्वेश्चन नंबर 62 और 63 जो आखिरी दो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन टू और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 62। ये टेस्ट वाला हैंडआउट नहीं दिया था आप लोगों को? चलो आप लोग यहीं पे बोर्ड पर ही देख लो, क्वेश्चन नंबर 62 और 63 सही है ना? पहले ये दो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। सही है, स्टार्ट कर दूं? देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है, अ कंपनी इज कंसिडरिंग वेदर टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट which would involve the purchase of machinery with a life of 4 years. The machine would cost rupees 1616000 and would have a net disposal value of 301000 end of year 4. The project will earn annual cash flows receipts minus payments of rupees 500,000. Calculate the net present value of the project using a discount rate of 10%. यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है एनपीवी इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ठीक है, एनपीवी या नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब यहाँ पर 62 में इसने ये कहा हुआ है कि एक कंपनी है वो एक मशीन खरीदने का सोच रही है और उस मशीन की ज़िंदगी 4 साल होगी, 3 और ईयर नंबर 4, 4 साल हो गए। ठीक है, फिर उससे ये लिखा हुआ है द मशीन वर्ल्ड कॉस्ट 1616000। ये मशीन की कॉस्ट होगी और जो मशीन की कॉस्ट होगी वो मेरा कैश का आउटफ्लो होगा, मैं पे कर रहा हूँगा वो। तो यहाँ पर कैश फ्लोज लिखते हैं। कैश फ्लोज में 1616000 ये कैश का आउटफ्लो, ठीक है। एंड वुड हैव अ नेट डिस्पोजल वैल्यू ऑफ 301000। डिस्पोजल वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब 4 साल ये मशीन इस्तेमाल कर कर मैं इस मशीन को बेचूंगा तो मुझे 3 लाख और 1000 रुपये मिलेंगे, और क्योंकि ये 3 लाख और 1000 रुपये मुझे मिलेंगे तो ये मेरा कैश का इनफ्लो होगा। तो ईयर नंबर 4 पर 301000 लिख दिया। फिर बोलते हैं
The project will earn annual cash flows receipts minus payments of rupees 500,000. यानी कि प्रोजेक्ट से हर साल जो मुझे कैश इनफ्लोज आ रहे होंगे या जो मुझे पैसे मिल रहे होंगे वो 5 लाख रुपए होंगे। यानी कि पहले साल के आखिर में 5 लाख रुपए मिलेंगे, फिर दूसरे साल के, फिर तीसरे साल के आखिर में भी 5 लाख रुपए मिलेंगे, और चौथे साल 3,01,000 और 5 लाख, 3,01,000 उसकी डिस्पोजल वैल्यू वो भी मिलना है, और 5 लाख रुपए जो कैश इनफ्लो हर साल के आखिर में मिल रहा है वो भी मिलना है। कैलकुलेट दी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। 10% का डिस्काउंट रेट यूज करो और आप इसकी एनपीवी बताओ। यानी कि आप हर साल के डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करोगे 10% के हिसाब से। डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर एन वाला फॉर्मूला लगाकर आप सारे डिस्काउंट फैक्टर्स कैलकुलेट कर कर उनको मल्टीप्लाई कर कर उनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालोगे और फिर एनपीवी निकाल लोगे। ठीक है, अब डिस्काउंट फैक्टर ये नंबर 1 का क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1 यानी कि 0.909। इसके बाद यह नंबर 2 पर क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2 यानी कि 0.826। उसके बाद फिर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3 कितना आएगा, 0.751। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 4 कितना, 0.683। अब आप इनको करोगे आपस में मल्टीप्लाई। जब आप इनको आपस में कर लोगे मल्टीप्लाई तो आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यूज हैं उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, कितना बनता है, आप सारी प्रेजेंट एनपीवी बता दो मुझे। चलो आप लोग सब सॉल्व करो इसको, जल्दी से इसको लिख लिख के सॉल्व करो, और सॉल्व कर कर मुझे एनपीवी बताओ कितनी आती है। जिसने सॉल्व कर लिया वो 2 मिनट खामोश बैठना, जिसने सॉल्व नहीं किया वो काइंडली जल्दी से सॉल्व करो। सॉरी 4, हाँ टोटल 8 लाख और 1,000 पे आएगा ना। क्या एनपीवी आ रही है, 11,740,80,83। हाँ वो मैंने कर दिया आ रहा है।
वही तो किया है। कितना डिफरेंट था? 17। उससे भी कर सकते हैं। पहले इससे बताओ, इससे क्या आ रहा है? यही आ रहा है। लास्ट वाला कैश फ्लो 8,01,000। एक मिनट रुको, देखो 1616 000 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1616,000 आ रहा है। फिर 5 लाख को 0.909 से करो। हाँ, चाल 45400 500 4545। उसके बाद 413,000। उसके बाद 375,000। उसके बाद यही आ रही है वैल्यूज, और इसको नेट करते हो तो 1174,083 आता। नहीं आता? चलो बताओ क्या आता है। 375500 है पक्का? 375500 सही है। अब देखो क्या आता है आंसर। 174083 सही है। अब देखो दूसरा वाला, अगर आप मेथड यूज करोगे, अगर आप इक्वेशन वाला मेथड यूज करोगे ना, तो उसमें आप क्या करोगे कि ये 5 लाख 5 लाख 5 लाख, ये 3 5 लाख और ये चौथा 5 लाख, ये 4 बार आपके पास 5 लाख 5 लाख 5 लाख रुपए आ रहे हैं, यानी कि ये एक ऑर्डिनरी एनविटी बन रही है। तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के लिए 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 10% पावर -4 डिवाइडेड बाई 10%, ऐसा करोगे। इसको करने से, यानी कि ऑर्डिनरी एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाने से ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 और ईयर 4 पर जो 5-5 लाख थे वो आ जाएंगे ईयर नंबर 0 पर। लेकिन ये सारे के सारे कैश इनफ्लोज नहीं है, इसमें आपको एक और काम भी करना पड़ेगा। वो ये है कि जो 3 लाख और 1,000 रुपये ईयर नंबर 4 पर है, उसको भी मुझे 4 साल की डिस्काउंटिंग करके 0 पे लेकर आना होगा। कितना बनेगा? 17905 एक ही बात है तकरीबन। 1 रुपया भी नहीं हुआ ना। सही है। इसके बाद आप इसमें से, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज होगा, इसमें से आप कैश आउटफ्लोज यानी कि 1616,000 को माइनस कर दोगे। 174,519। तो देखो अब थोड़ा सा ही फर्क आ रहा है, 300-400 रुपए का है। सही है। तुम लोग अभी गरीब हो ना, तुम लोगों के लिए 500 रुपये बहुत होते हैं। हाँ सही कह रहा हूँ, जब हम लोग भी तुम्हारी जगह थे तो हमारे लिए 500 रुपये बहुत थे। क्यों? बहुत है ना 500। अमीर हो जाओगे इंशाल्लाह। 500 रुपये फर्क नहीं होगा, नहीं पड़ता फर्क। क्या चीज? रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट्स। देखो जब ये 5 लाख रुपए, जो इसको कैश इनफ्लो 5 लाख रुपए पहले साल के आखिर में मिल रहा है, इससे कोई बिजनेस किया होगा, उस बिजनेस को करने के लिए इसके पैसे गए भी होंगे और पैसे आए भी होंगे। मिसाल के तौर पे लेट से ये कुर्सियां बेचकर खरीद कर बेचता है, तो इसने 5,000 की कुर्सी खरीदी होगी, 7,000 की बेची होगी,
तो नेट जो इसको कैश फ्लो मिल रहा है हर साल के आखिर में वो 2,000 रुपये हुआ ना, क्योंकि 7,000 अगर कस्टमर से आते हैं 5,000 तो इसको पे करने होंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल सब हो जाएगा। 63 में लिखा हुआ है फाइंड दी IRR। IRR जो है उसको आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो या प्रॉपर्टी के जरिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। IRR को अगर एज अ डिस्काउंटेड यूज किया जाता है तो NPV 0 होती है। लिखा हुआ है फाइंड दी IRR ऑफ एन इन्वेस्टमेंट हैविंग इनिशियल कैश आउटफ्लो ऑफ 2,13,000। The cash inflows during the first, second, third and fourth years are expected to be 65,200, 96,000, 73,100 and 55,400 respectively। तो आपको पता है कि अगर IRR एज्यूम कर लो कि X है, तो अगर IRR को एज अ डिस्काउंट रेट यूज किया जाता है तो NPV 0 आती है। आप NPV वाला फॉर्मूला लगा लो, NPV इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। यानी कि आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज क्या होगा, 65,200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x पावर 1, क्योंकि यह नंबर 1 पर 65,000 और 200 का कैश इनफ्लो, तो उसको एक साल डिस्काउंट किया वो 0 पर आया, प्लस 96,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 2 प्लस 73,100 डिवाइडेड बाई प्लस 55,400 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 4। ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है। इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज यानी कि 2,13,000 माइनस करेंगे, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। अब ये इक्वेशन कैलकुलेटर पर हो सकता है कि पूरी नहीं आ रही हो। इन केस अगर पूरी नहीं आ रही होगी तो ABCD जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें से एक एक कर आप यहाँ पर परसेंटेज पुट करना। ABCD आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शंस होंगे और जिस ऑप्शन को पुट करने से आपका ये सॉल्व कर आंसर 0 आ रहा हो वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने A ऑप्शन वाली परसेंटेज यूज करी, उससे 0 नहीं आता, फिर B ऑप्शन वाली परसेंटेज यूज करोगे, फिर C ऑप्शन वाली परसेंटेज यूज करोगे, इसका सही आंसर किसी को पता है? 14%। देखो आपके पास A B C D 4 ऑप्शंस होंगे। लेट्स से एक है 10%, एक है 15%, 8%। अब आपने लेट्स से A ऑप्शन यूज करा, यानी कि आपने 10% यूज कर वैल्यू निकालने की कोशिश करी। 10% पर जो NPV आएगी वो 0 तो नहीं आएगी ना? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि IRR की परसेंटेज पर 0 आती है, अदरवाइज 0 नहीं आती। अच्छा, 10% पे क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा ना। अगर परसेंटेज इंक्रीज होती है तो NPV डिक्रीज होती है। तो अगर 10% पर आंसर पॉजिटिव आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि अगर मैं 8% यूज करूंगा तो वो तो ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप B ऑप्शन यूज करना, C ऑप्शन यूज करना। जब आप B ऑप्शन यूज करोगे तो इस साइड का आंसर आपका 0 के बराबर आएगा, यानी कि वो आंसर होगा। लेकिन अब PRC में आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आते हैं, मैच द फॉलोइंग भी आते हैं। ठीक है, उस केस में फिर आपको ये कैलकुलेटर पर करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कैलकुलेटर पे पूरी इक्वेशन नहीं आती है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर IRR का जो फॉर्मूला है जो कि क्या था, A% प्लस NPV A डिवाइडेड बाई NPV A माइनस NPV B मल्टीप्लाइड बाई B माइनस A%। इस फॉर्मूले को यूज करोगे। इस फॉर्मूले को यूज कर आप 2 NPVs कैलकुलेट करते हो और फिर फॉर्मूले से अपना आंसर निकालते हो। ठीक है, सही है।
अच्छा, अब 61 कर लेते हैं। अच्छा, 61 जो है उसमें परपेचुइटी है, वो अभी रुक जाओ, मैंने एक सेक्शन को परपेचुइटी अभी नहीं करवाया है, उनको आज मैं जब करवा दूंगा फिर मैं आप लोगों को ये भी करवा दूंगा। 56 57 ये सारे हो गए। 57 हुआ है सॉल्व। 58 नहीं हुआ। अगर हम लेट से यहां से 56 से शुरू करते हैं, 56 सॉल्व हो गया है। 57 58 नहीं हुआ। 58 में परपेचुइटी तो नहीं है ना? हाँ, 58 में लिखा हुआ है, मिस्टर साजिद एंड मिस सफूरा वांट टू परचेज अ न्यू हाउस and feel they can afford a mortgage payment of rupees 600 a month. They are able to obtain a 30-year 7.6% mortgage compounded monthly. They must put down 25% of the cost of the house. Assuming that they have enough savings for the down payment, how expensive a house can they afford? Give your answer to the nearest rupees. ठीक है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कैश प्राइस किसके बराबर होती है? डाउन पेमेंट प्लस लोन। और लोन किसके बराबर होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स। ठीक है, अब देखो आपको क्या ढूंढना है, कैश प्राइस ढूंढनी है, डाउन पेमेंट ढूंढनी है, लोन ढूंढना है, क्या चीज फाइंड आउट करनी है, क्या ढूंढना क्या है? Assuming that they have enough savings for the down payment, how expensive a house can they afford? कितना महंगा घर ये अफोर्ड कर सकते हैं किस्तों पर? कैश प्राइस ढूंढनी है ना? अच्छा, डाउन पेमेंट कितनी है? डाउन पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि 25% डाउन पेमेंट होगी। यानी कि अगर अगर कैश प्राइस 100 होगी, अगर कैश प्राइस 100 होगी तो 25 की डाउन पेमेंट होगी और 75 का लोन होगा। ठीक है, अगर कैश प्राइस 100 होगी तो 25 की डाउन पेमेंट होगी और बाकी 75 का लोन होगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ईयर जीरो कैश प्राइस होती है, कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट हट जाती है, जब डाउन पेमेंट हट जाती है तो लोन की अमाउंट बच जाती है। उसके बाद ईयर नंबर 1 है, ईयर नंबर 2 है, इस तरह से 30 साल है, हर महीने 600 की अमाउंट है, 600 600 की अमाउंट ढूंढ सकते हो ना? लोन की अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रीपेमेंट्स के बराबर होती है। तो आपकी जो रीपेमेंट्स है वो 600 रुपए की है, 600 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस 7.6% डिवाइडेड बाई 12, पावर कितनी आएगी? 30 सालों की बात हो रही है, कितनी आएगी पावर? -360 डिवाइडेड बाई 7.6% ओवर 12। इससे आपके पास क्या आंसर आता है पहले ये बता दो। 8497, चलो सही है, 84976 या 77, यही आ रहा है आंसर। सब चेक कर लो, यहां तक सबने सॉल्व कर लिया था, इसमें कोई मसला नहीं है। अब देखो आपको ढूंढना क्या है, कैश प्राइस। आपको ये रेशियो पता है ना, आपको ये रेशियो पता है कि अगर कैश प्राइस 100 होगी तो 25 की डाउन पेमेंट और 75
नोन। तो इसका मतलब ये कैश प्राइस, ये डाउन पेमेंट, और ये लोन। यानी कि ये 84976 जो है वो 100 में से 75 हिस्से हैं। जितनी कैश प्राइस है उसका 75 हिस्सा है ना। तो आप क्या करो, 100 हिस्से ढूंढने ना, तो आप 84976 को 75 से डिवाइड करो, क्योंकि ये 75 हिस्से हैं, तो 75 से डिवाइड करने से एक हिस्से की वैल्यू आएगी। और आपको 100 हिस्से मालूम करने हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 हिस्सों की वैल्यू आ जाएगी। 113 1133, यही आंसर आ रहा है। शीट में देखो आंसर वाली, यही आंसर है। ठीक है, कर लो इसको कॉपी। कोई मसला? अच्छा, उसके बाद फिर और कौन सा नहीं हुआ? 27, एक आधे सवाल में शायद कोई मसला भी है। शायद 20, आप लोगों ने अकाउंटिंग में मार्कअप मार्केटिंग में पढ़ लो, कर लेना। उसके बाद 38। चलो भाई, 38, 38, 38 जरा रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को।
सही है भाई। अ पर्सन बोरोज टू इक्वल सम्स ऑफ मनी, एक बंदा दो इक्वल सम ऑफ मनी बोरो करता है, एज्यूम कर लो पी, एट द सेम टाइम एक ही वक्त पर एट 5% एंड 3.75% सिंपल इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि आज ईयर जीरो पे उसने दो जगह से पी और पी रुपीज लिए, एक जगह से 5% के इंटरेस्ट पर, एक जगह से 3. finds that if he repays the former sum, former का क्या मतलब होता है? पिछला, पिछला, हाँ तो क्या पिछला? अच्छा, फॉर्मर का क्या मतलब होता है? पहला, पहले का। तो बताओ फॉर्मर का क्या मतलब होता है? पिछला। हाँ क्या, ये क्या नहीं पता? आदिल तुम बताओ। पिछला, हाँ तुम बताओ। पिछला, प्रीवियसली। मोहसिन तुम बताओ। हाँ, इस सेंटेंस में फॉर्मर का मतलब है जिसकी पहले बात करी है। नहीं, पिछला नहीं है, जिसकी पहले बात करी है वो है 5% वाले की। तो वो बोलते हैं कि एंड फाइंड्स दैट इफ ही रीपेज द फॉर्मर सम अ ईयर बिफोर द लेटर 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 की स्पेलिंग क्या होती है? ये क्या लिखा है? हाँ लेटर है ये, लेटर नहीं है। ठीक है, क्या ये? लेटर। लेटर अलग होता है और लेटर अलग होता है। लेटर का मतलब जो जिसकी इस सेंटेंस में बाद में बात की है, और लेटर मतलब बाद में आना। सही है, वो वाला। तो यहाँ पर लेटर बोल रहा है वो। ठीक है, वो बोलता है कि अगर मैं जिसकी पहले बात कर रहा हूं वो सम अ ईयर मतलब कितने साल? एक साल। ठीक है, जिसकी मैं पहले बात कर रहा हूं वो वाले पैसे अगर मैं एक साल पहले पे करता हूं उससे जिसकी मैं बाद में बात कर रहा हूं, द अमाउंट पेड इन ईच केस इज द सेम, दैट इज 736। तो दोनों केसेस में जो मैं अमाउंट पे करूंगा वो सेम होगा और 736 होगा। फाइंड द टोटल सम बोरोड, आप मुझे ये बताओ मैंने टोटल उधार कितने रुपए का लिया था?
देखो जब आप उधार लोगे आज ईयर 0 पर और फिर जब बाद में उसको लौटाओगे तो सूद समेत लौटाओगे, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट का केस है, सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब आप फ्यूचर में पैसे लौटाओगे, जितने भी सालों बाद लौटाओगे, जब आप लौटाओगे तो उसकी फ्यूचर वैल्यू एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी equal sums of money at the same time at 5% and 3.75% simple interest respectively, and finds that if he repays the former sum a year before the latter, the amount paid in each case is the same, that is 736. एज्यूम कर लो कि ये जो दूसरे वाले पैसे थे ना जो 3.75% के इंटरेस्ट पे लिए थे, ये जो 3.75% के इंटरेस्ट पे जो पैसे लिए थे, एज्यूम कर लो ये टी इयर्स बाद वापस करे। तो जो पहले पैसे लिए थे वो कितने सालों बाद वापस करे होंगे? टी माइनस 1। अगर दूसरे वाले पैसे 10 साल बाद वापस करे तो पिछले वाले पैसे 9 साल पर, 10 माइनस 1 या 8 और 7 या 8 माइनस 1, तो इसी तरह टी और टी माइनस 1। तो पहले वाले जो पैसे हैं इसकी फ्यूचर वैल्यू और दूसरे वाले पैसे की फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? पहले वाले पैसे, चलो दूसरे वालों की बात करते हैं, फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी। एस कितना है? 736। पी नहीं पता। 1 प्लस आर, आर कितना है? 3.75%। टी यानी कि टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड एज्यूम कर रहे हैं हम? टी। और ऊपर वाले की इक्वेशन क्या बनेगी? 736 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई, इस केस में जो टी है वो टी माइनस 1 है। ये दो इक्वेशंस बन गई। हाँ, आर की जगह हम 5% लिखते हैं। सही है, ये बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करो, पी और टी की वैल्यू निकालो। 2 मिनट दे रहा हूं, पी और टी की वैल्यू निकालो, पी और टी की वैल्यू निकालो। क्या आ रहा है? T4 आ रहा है। और P कितना आ रहा है? T4 आ रहा है ना? P640 आ रहा है। सही है। अब उसे ये पूछा था फाइंड द टोटल सम बोरोड, तो इसने एक जगह से 640 का उधार लिया, दूसरी जगह से भी 640 का उधार लिया, तो टोटल उधार 1200
80 का हो गया। सही है, आगे बढ़ूं? अच्छा, उसके बाद 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 खत्म। 48। चलो 48 देखते हैं। परपेचुइटी तो नहीं है ना? चलो जी, देखो जरा इसको।
हाँ जी, Mr. Kamran deposited rupees 200 when his son was 1 year old and continued to deposit rupees 200 each 6 months thereafter until his son was 18 years old. इसने पहली बार पैसे कब जमा किए? जब इसका बेटा 1 साल का था। दूसरी बार जब 1.5 साल का था। हर 6 महीने पे कर रहा है ना। फिर कब? 2 साल का था। कब तक? 18 तक, ठीक है ना। The bank paid 6% interest compounded semi-annually if the money was allowed to accumulate until it was presented to the son on his 21st birthday. How much did the son receive? अगर मैंने पैसे बैंक में ही रहने दिए और बेटे की 21वीं सालगिरह पर निकाले तो कितने पैसे बन गए होंगे? अब मुझे बताओ कि ये 200 200 200 200 200 200 200 200 कितनी बार जमा कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 50 बार, 36 बार, 36 बार, 35 बार। 6 महीने पे थोड़ी कर रहा है। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरह से गिनो तो 18, फिर 1.5, 2.5 इस तरह से गिनो तो 17, तो 35 बार कर रहा है, 36 बार जमा नहीं कर रहा। ठीक है, क्या ये एन्युटी है? क्या मैं इस पे ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा सकता हूं? तो मैं कहां पहुंचूंगा? 18 पर पहुंचूंगा। तो सबसे पहले 1 प्लस 6% अपॉन 2 पावर 35 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6% अपॉन 2। ये हमने ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया और सारी चीजें 18 पर आ गई। 1 2 अब इसको 18 से 21वें साल तक भी बैंक में रखना है, तो 18 से 19 1 साल, 19 से 20 दूसरा साल, 20 से 21 तीसरा साल। तो 12092 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6% अपॉन 2 पावर 6। 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21। कितना? 14439। नहीं हो सकता ना, क्योंकि बीच में पैसे जमा नहीं हो रहे। इंटरेस्ट मिल रहा है ना, लेकिन बार बार जमा नहीं कर रहा।
वाला सवाल कौन सा? 23 पीछे जाना है। फॉर्मर चलो भाई पढ़ो जरा, सब सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व हो गया, आंसर नहीं आया। और पिछले वाला भी तुम्हारा सॉल्व हो गया था, आंसर नहीं आया था। गलत किया था ना, इसीलिए आंसर नहीं। ये सही की है, ये सही की है, सबका गलत आ रहा है। उसका तुम्हारा क्यों गलत आ रहा था? पढ़ो भाई जरा, एक बार पढ़ लो, एक बार फिर से ट्राई करो। सॉल्व क्या हुआ भाई? लिखा हुआ है जाहिद रिक्वायर्स रुपीज 250,000 3 years from today, for which he makes quarterly deposits at the end of each quarter. The interest rate is 10% per annum compounded quarterly. इसका आर कितना आ रहा है? आर तो कैलकुलेट किया होगा ना। 18127 18122 और 27 कितने फर्क? कितना फर्क? 5 रुपए का। 18127 और 18122, यही दो आंसर बता रहे हो ना तुम लोग अलग। मैंने हैंडआउट का आंसर तो नहीं पूछा ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर बताओ। यही है ना। 1217 ये
एक मिनट पहले इसको बताना दो, बोलो बोलो, तुम बताओ। 181 217, ये आंसर आ रहा है। तो 7 से पहले पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? 18122। अब इसमें और इसमें कितने रुपए का फर्क है? 5 रुपए का है? नहीं है 5 रुपए का, हाँ 5 का फर्क है ना। अब हाँ हाँ, लेकिन अभी तुम लोगों के बस के लिए बस का 25% किराया है ना, ये बाद में नहीं होगा इंशाल्लाह। अभी तो यही है ना, बस का 25% किराया, 20 रुपए किराया है आजकल बस का किराया 40 रुपए हो गया है। बस 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 नहीं, एक बस का किराया कितना है? 40 रुपए किराया हो गया है। जो बस गुजरती है ये F11 हो गया। हाँ, 15 रुपए दिए थे मैंने। अच्छा, 40 रुपए किराया होता है। चलो चलो खैर, ये आंसर है। अब मुझे बताओ इसका आंसर कितना है? 14883, सही है। ये बात समझ में आ गई? 14883 यही है। अब देखो मेरी बात सुनो, जो जाहिद है ना, उसने आपका जो आंसर आया है 18127 कह लो या 18122 कह लो, जाहिद जो है उसने क्या किया है कि हर क्वार्टर में इतने पैसे जमा करवाए, और कितने सालों तक करवाए? 3 साल तक। ईयर्स नंबर 1 है, पहले क्वार्टर के आखिर में इसने कितने जमा करवाए? 18127। फिर कितने जमा करवाए? 18127। इस तरह से करवाता गया, 3 सालों के लिए करवाए। पहले साल में कितने क्वार्टर, दूसरे में कितने क्वार्टर, तीसरे में कितने क्वार्टर? 4। टोटल कितने क्वार्टर? जाहिद ने क्वार्टर नंबर 1 में कितने पैसे जमा करवाए? क्वार्टर नंबर 2 में कितने पैसे जमा करवाए? क्वार्टर नंबर 3 में कितने पैसे जमा करवाए? क्वार्टर नंबर 4 में कितने पैसे जमा करवाए? क्वार्टर नंबर 5 में कितने पैसे जमा करवाए? यानी कि क्या मैं ये लिख सकता हूं कि जाहिद ने 5वें क्वार्टर में जो पैसे जमा करवाए थे वो 18127 थे। सही कह रहा हूं? अब आ जाओ नेहरा पर। नेहरा कितने सालों के लिए पैसे जमा करवा रहा है? 4 साल। 4 साल में कितने क्वार्टर हुए? 16। हाँ, पहले क्वार्टर में कितने जमा करवाए? दूसरे क्वार्टर में कितने जमा करवाए? तीसरे क्वार्टर में कितने जमा करवाए? चौथे क्वार्टर में कितने जमा करवाए? 5वें क्वार्टर में कितने जमा करवाए? यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नेहरा ने 5वें क्वार्टर में 14883 रुपीज जमा करवाए। अब सवाल ने ये पूछा था कंप्यूट द अमाउंट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? टोटल क्वार्टरली डिपॉजिट मेड बाय, ये क्या लिखा हुआ है? एट द एंड ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? पांचवें क्वार्टर में जाहिद ने 18127 और नेहरा ने 14883 रुपीज जमा करवाए। ऐड करने का मतलब होता है टोटल, बोथ का मतलब होता है दोनों। अब इन दोनों को ऐड करो, 33010। क्या ये आंसर आ रहा है? आंसर हैंडआउट में ये नहीं आ रहा, क्या आ रहा है आंसर हैंडआउट में? एक मिनट को, एट द एंड ऑफ ईच लिखा हुआ है। हाँ, जाहिद रिक्वायर्स 250,000 रुपीज। रुको, इसका आंसर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा ये?
60,204 क्यों दिखा रहा है ये आंसर? आप लोगों ने भी ऑर्डिनरी एन्युटी की ही फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया था? नहीं लगाया था? तो फिर इसमें कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, दिखाना जरा कैलकुलेटर। दस परसेंट का रेट है ना कंपाउंडेड क्वार्टर, ये 4 से डिवाइड होना चाहिए, तुम लोगों ने 4 से किया है डिवाइड, तो फिर वो सही है आंसर, इसमें गलती होगी, लेकिन एक बार दिखाना है कैलकुलेटर। वन एट वन टू टू सही है, और नेहरा का सही आंसर आ रहा है, सही है। चलो भाई, अब जून वाले तुम लोग चले जाओ, जून वालों की क्लास है ना दूसरी, जाओ तुम लोग भाग जाओ। 15 क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेहरा होगा, तो उसकी अमाउंट लिख दी। सही है, अब जून वाले चले जाओ। हाँ लेकिन इतनी तैयारी है तुम्हारी, कोई आसान वाला पेपर दे दो, आईटी भी दे दो। क्यूएम देना है? क्यूएम सबसे मुश्किल पेपर होता है, क्या हो गया? पहले आईटीबी दे दो, आईटीबी दे दो फौरन से। आईटीबी में क्या है, पहले एक देकर तो देखो क्या होता है तुम्हारा, एक दे दो, फिर जून में दे देना बाकी सारे, फिर भी 4 हो जाएंगे ना, जून में भी इतनी सारी डेट्स आएंगी, शुरू में कुछ दे देना, कुछ एंड में दे देना। वैसे भी देखो तुम लोगों का तो मतलब ये है ना कि सितंबर में कैफ तो नहीं दोगे ना, कैफ तो मार्च में ही दोगे, और 4 पेपर ही दोगे ना, तो 1 साल होगा, जून में भी अगर देते हो तकरीबन साल होगा।